जय मां सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी आप सभी को HPS एजुटेक चैनल के माध्यम से भाइयों बहनों और सभी माताओं नारी शक्ति को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कल मैंने आपको एक सूचना दी थी कि जल्दी से हम हिंदी की क्लास भी आपको देंगे। पूरा प्रयास करूंगा मैं। आज से आप सभी भाई बहनों के सहयोग और असीम प्यार से सदा मातेश्वरी मां सरस्वती के दरबार की आशीर्वाद से मैं हिंदी की श्री गणेश करना जा रहा हूं। और आज पहला टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी भाषा का परिचय। समझिएगा साथियों, और कहीं पर भी आपको सुधार करने की जरूरत हो मुझे सुझाव दीजिएगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू। यूट्यूब पर चैनल पर दोस्तों HPS एजुटेक सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे इतना ही अनुरोध है। चलिए दोस्तों, आज अपन हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे, जिनमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि हिंदी यानी एक भाषा है, तो भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, लिपि क्या होती है, आखिर भाषा की क्या विशेषताएं हैं, अपने को हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, सब चीजों पर आज दोस्तों पहला पार्ट में परिचय पर बात करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले हम एक मानव, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव के मन में कुछ भाव प्रकट होते हैं, और जब तक वो भाव दोस्तों बाहर ध्वनि के रूप में प्रकट नहीं होते तब तक वो भाव क्या कहलाते हैं, विचार कहलाते हैं। और जैसे ही वो भाव ध्वनि के रूप में प्रकट हो जाए तो उसे दोस्तों भाषा की संज्ञा दे दी जाती है। तो पहले शब्द आप सुनना। सबसे पहले मैंने बोला दोस्तों विचार। तो आपको कभी कोई पूछ ले कि विचार क्या होता है, तो भाषा का अध्वन्यात्मक रूप, पूरा नहीं लिखूंगा मेरे भाइयों, समझिएगा। भाषा का अध्वन्यात्मक रूप जो होता है वो विचार कहलाता है। लास्ट बार बोल रहा हूं, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव के मन में आने वाले वो सभी भाव जो दोस्तों बाहर प्रकट नहीं होते हैं, केवल मन के अंदर ही रहते हैं, वो विचार कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों जब यह विचार का ध्वन्यात्मक रूप, विचार का ध्वन्यात्मक रूप, ढंग से समझना, एक एक शब्द को कंसेप्ट क्लियर करवा के आगे चलेंगे, हमें कहीं नहीं भागना है। विचार का ध्वन्यात्मक रूप, जब दोस्तों ये मन के अंदर आने वाले भाव विचार दोस्तों ध्वनि के रूप में बदल जाए, यानी बोलकर बाहर प्रकट हो, तो उसे अपन भाषा कहेंगे। समझ में आ गया साथियों? चलिए अब देखो भाषा है क्या चीज, इसे कहां से आया ये, तो देखना दोस्तों सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। ध्यान रखना, संस्कृत को माना जाता है। इसीलिए संस्कृत को देववाणी या भारती या दोस्तों जननी, भाषाओं की जननी ऐसे उपनाम से नवाजा जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत देवताओं की भाषा मानी जाती है। साथियों, सबसे पहले जो वैदिक साहित्य लिखे गए थे वो भी संस्कृत में ही लिखे गए थे। तो इसलिए ध्यान रखना, हम अपन बात करेंगे भाषा। तो आखिर भाषा होती क्या है? विचार और दोस्तों भाषा में अंतर पता चल जाना चाहिए आपको, ध्यान रखना। अब देखो भाषा शब्द जो है दोस्तों संस्कृत भाषा की भाष धातु, ध्यान रखना, संस्कृत में इनको धातुओं के रूप में जाना जाता है। भाष में दोस्तों शब्द ये आएगा षटकोण वाला से आएगा। तो संस्कृत भाषा की भाष धातु से प्रकट हुआ है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है बोलना या अपने विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना। ढंग से समझना मेरे भाइयों, विचारों को प्रकट करना। यानी आपसे कोई पूछे कि भाषा क्या होती है, तो सामान्य रूप में दोस्तों आपको एक विद्यार्थी होने के नाते क्या उत्तर देना है कि भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है बोलना या अपने मन के विचारों को प्रकट करना। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों? सामान्य रूप में अब आपको भाषा की परिभाषा पूछे तो क्या है, तो ध्यान रखना, विचारों के विनिमय का माध्यम ही क्या है? भाषा है। विचारों के विनिमय का माध्यम ही
क्या है मेरे भाइयों? भाषा है। यानी आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, तो सामान्य रूप में मन के अंदर आने वाले जो भाव या विचार है उसको ध्वनियात्मक रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान यानी विनिमय करना ही क्या है मेरे भाइयों? भाषा है। तो विचारों के विनिमय का जो माध्यम है वो ही भाषा है। भाषा की परिभाषा अनेक भाषाविदों ने दी है साथियों, लेकिन सामान्य रूप में अपने को कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही, तो मैं आपको बता देता हूं। भाषा सामान्य रूप में उसे कह सकते हैं कि दोस्तों मानक शब्दों की एक ऐसी संरचनात्मक व्यवस्था जिसके माध्यम से समाज विशेष के जो लोग होते हैं वो अपने मन के विचारों को, भावों को या अपने मन में अंदर आने वाले जो अनुमान है उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सामने आदान प्रदान करते हैं, और वो ही माध्यम क्या है? भाषा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों भाषा को एक क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग उपनाम से या नाम से जानते हैं। जैसे कहीं पर आपने लिखा हुआ सुना होगा बोली। यह क्या होता है दोस्तों? किसी भी भाषा को एक सीमित क्षेत्र में, एक दोस्तों छोटे एरिया में जब बोला जाता है तो उसे कहते हैं साथियों बोली। और जब यही बोली एक व्यापक क्षेत्र या बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे कहते हैं मेरे भाइयों भाषा। ध्यान से सुनना, उसे कहते हैं भाषा। चलो आगे देखते हैं। यही जो भाषा दोस्तों बच्चा जो होता है अपनी जन्म से अपनी मां की गोद में या सामान्य रूप में बालक की पहली पाठशाला परिवार होती है, तो वो परिवार में जो भाषा सीखता है उसे साथियों मातृभाषा मदर लैंग्वेज की संज्ञा दी जाती है। ढंग से समझना, छोटे एरिया में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे बोली, व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को भाषा, और जो मां की गोद में या परिवार में या छोटे सामान्य रूप में समाज में सीखी जाने वाली भाषा, मेजर दोस्तों मां की गोद या परिवार, तो इसको अपन मातृभाषा की संज्ञा देंगे। फिर साथियों कई बार आपको ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलता है राजभाषा। यह क्या होती है? इसे ही दोस्तों मानक भाषा कहते हैं। यानी वो भाषा जिसका उपयोग कोई भी राज्य अपने प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग करे उसे दोस्तों राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी भाषा जो कोई भी राज्य जिस भाषा का प्रयोग अपने प्रशासनिक कार्यों में या राजकीय कार्यों में करे वो भाषा राजभाषा कहलाएगी। तो हमारी हिंदी दोस्तों जो है एक राजभाषा है, एक राष्ट्रीय भाषा नहीं। ध्यान रखना। अब दोस्तों ध्यान रखना, कई बार आपको ऐसा शब्द लिखा हुआ मिलता है राष्ट्रभाषा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा दोस्तों क्या होती है? वो भाषा जिसका प्रयोग किसी भी राज्य की सर्वाधिक जनता प्रयोग में ले, सर्वाधिक जनता उस भाषा का उपयोग करे तो वो भाषा दोस्तों राष्ट्रभाषा होती है। हमारे भारत में दोस्तों लगभग 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। जो उत्तरी भारत के राज्य है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे राज्य, तो उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको दोस्तों पता चल जाना चाहिए। चलें अब देखते हैं आगे। दोस्तों भाषा की कुछ विशेषताएं भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। क्या विशेषता होती है? विशेषताएं देखो, विशेषताएं सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है बालक जन्म लेता है तो जन्म से ही भाषा थोड़ी सीख कर आता है। वो बालक जो है अपने समाज में रह करके, अपने परिवार में रह करके भाषा को ग्रहण करता है और वो ही भाषा बोलेगा जो उसके परिवार में लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब भाषा जन्म से नहीं मिलती, भाषा को अर्जित करना पड़ता है। तो फर्स्ट विशेषता, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ढंग से लिखना मेरे भाइयों, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। रीट हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में टीचर का एग्जाम देने वाले मेरे भाइयों बहनों, जो आप हिंदी की तैयारी करते हो उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात दोस्तों, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। वो कैसे साथियों? ध्यान से सुनना, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। वो कैसे? तो दोस्तों कोई भी भाषा हो, बालक जो है समाज में रहकर ही उसी समाज की भाषा को ग्रहण करके सीखता है। ध्यान रखना, इसीलिए इसे सामाजिक प्रोसीजर माना है।
तीसरा दोस्तों, किसी भी भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। किसी भी भाषा का एक मानक स्वरूप, यानी कोई भी, चाहे हिंदी भाषा भी क्यों नहीं हो, इसका एक निश्चित रूप से मानक स्वरूप होता है। उसी अनुसार दोस्तों अपन जो है उस भाषा को बोलते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में दोस्तों बदला जा सकता है, लेकिन एक निश्चित कोई भी भाषा, उसका एक निश्चित मानक स्वरूप होगा। चौथा दोस्तों, उसकी और भी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे देखो, भाषा परिवर्तनशील होती है। दोस्तों भाषा क्या है? परिवर्तनशील होती है। उसके स्वरूप को अपना निश्चित सीमाओं में बांध करके नहीं रख सकते हैं मेरे भाइयों। भाषा का रूप दिनों दिन नए शब्द ग्रहण होते होते बदलता रहता है। तो भाषा का स्वरूप परिवर्तनशील है, उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। और एक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कभी कभी आपको पूछी जाती है और वहां आप सवाल गलत कर देते हो। भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। आप क्या करते हो? सरल से कठिन कर देते हो, जो कि गलत है। भाषा हमेशा दोस्तों कठिन से सरल की ओर चलती है। पहले सीखने में कठिनाई महसूस होती है, फिर धीरे धीरे भाषा हमें समझ में आने पर सरल लगने लगती है। इसलिए भाषा जो है कठिन से सरल की ओर, जैसे मान लो आज हमें अंग्रेजी भी सीखनी हो साथियों, तो पहले हमें कठिनाई महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे शब्दकोश बढ़ेगा तो सरल लगने लग जाएगी। तो भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर अनुसरण करती है। यह भाषा की कुछ विशेषताएं होती है साथियों। ध्यान रखना, कोई भी हम दोस्तों ज्ञान सीखना हो तो उसके लिए कुछ एक व्यक्ति में गुण होने चाहिए। किसी भी कार्य को सीखने के लिए, तो हम भाषा पढ़ रहे हैं तो एक भाषा को भी सीखने के लिए मेरे भाइयों एक व्यक्ति में कुछ गुण होने चाहिए। उस गुणों का प्रयोग करके वो व्यक्ति भाषा को सीखा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, भाषा सीखने के लिए एक बालक को, किसी में व्यक्ति में ध्यान रखना, जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कार्य को सीखने से पहले जब तक जानने की इच्छा कोई जिज्ञासा कहते हैं, तो जब तक जानने की इच्छा ही नहीं होगी वो बालक नहीं सीख पाएगा। दोस्तों अगर मान लो आपने हिंदी सीखी है और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो आपके मन में रुचि है, जिज्ञासा है, तो आप उस भाषा को सीख सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये काली खोपड़ी वाला इंसान कर नहीं सकता। सब कुछ संभव है दोस्तों, मन के अंदर जुनून होना चाहिए करने का। तो ध्यान रखिएगा, जिज्ञासा, जिसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, जिज्ञासा होनी बहुत ही जरूरी है। दूसरा दोस्तों, अनुकरण के माध्यम से। दूसरा गुण अनुकरण, यानी मारवाड़ी में एक कहावत है दोस्तों, किसी को देखकर हीक जावे। मारवाड़ी में कोई देखकर हीक जा। तो दोस्तों अपने को किसी का अनुकरण करके भी भाषा सीखी जा सकती है। आपने देखा होगा छोटी कक्षा में जब अपन भाषा सीखते दोस्तों, तो आगे पहले बोलते हैं ए आ, फिर अपन पीछे बोलते थे ए आ, तो हमने अनुकरण किया। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अध्यापक लिख कर देते, हम उस पार्टी पर घोड़ते थे, तो अनुकरण किया। तो अनुकरण के माध्यम गुण होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है मेरे भाई अभ्यास। करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सील पर होत निशान। दोस्तों रस्सी को घिसते घिसते पत्थर पर भी निशान बन सकते हैं। तो अभ्यास के माध्यम से कोई भी कार्य किया जा सकता है, बस उसके लिए मेहनत, लगन और अभ्यास चाहिए। तो 3 गुण ये एक व्यक्ति में होने चाहिए, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। ये दोस्तों आगे चलकर हमारे एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं थॉर्नडाइक, उसे सीखने के नियमों में भी शामिल करता है ये, क्योंकि सीखने के लिए यह चीजें जरूरी है। उसने जिज्ञासा को दोस्तों तत्परता से जोड़ा, यानी कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। चलिए, तो यह दोस्तों गुण हुए हमारे भाषा को सीखने के। चलिए, हिंदी दोस्तों शुद्ध शब्द है, हिंदी में बिंदी आएगी ऊपर, ध्यान, आधा नए वाला अशुद्ध माना जाता है। चलिए अब अपन साथियों देखेंगे किसी भी भाषा को सीखने के स्किल, कौशल, जो अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं। लेकिन ध्यान रखना, सामान्य रूप में जो सीखने के कौशल होते हैं उसके बारे में थोड़ी मैं आपको बात, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी पृष्ठभूमि, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही जरूरी है। और मेरा एक एक बोला हुआ शब्द दोस्तों आपको सवाल के रूप में मिलेगा, भरोसा रखिएगा। तो सीखने के दोस्तों कौशल
ये क्या होते हैं, देखो किसी भी भाषा को या कार्य को हम सीधा नहीं सीखते, उसको भी दोस्तों एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप से गुजरना होता है। कोई भी इंसान किसी भी कार्य की शुरुआत शून्य से करता है, तब जाकर वो दोस्तों सीख कर पर पहुंचता है। अचानक सीढ़ी लाग करके तो दोस्तों नहीं हो सकता ना। तो ध्यान रखना, सीखने के कौशल में सबसे पहले बताया जाता है सुनना, यानी ध्यान रखें अपने को सबसे पहले सुनना है बोला हुआ और अनुकरण करना है, यानी सबसे पहले सुने, सुनने के बाद में दोस्तों बोले, बोलना, यानी सबसे पहले सुनेगा फिर बोलेगा, उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना पढ़ना और फिर लिखना। यह चार दोस्तों कौशल जो है क्रम अनुसार मनोवैज्ञानिक भाषाविदों ने बताए हैं, यानी सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग और दोस्तों लिखना राइटिंग। यानी सबसे पहले सुने, बोले, पढ़े, लिखे। यह दोस्तों ध्यान रखना एक प्रामाणिक कौशल माने जाते हैं। लेकिन एक इटली की मनोवैज्ञानिक हुई मेरे साथियों, जो एक अध्यापक भी थी, अध्यापिका थी, उसका नाम था मैडम मारिया मॉन्टेसरी। थोड़ा ध्यान रखें, टेट के एग्जाम वाले मेरे भाइयों, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ध्यान रखना। इस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि यह जो कौशल है, इस कौशल में थोड़ा परिवर्तन किया और अंतिम दो कौशल को दोस्तों क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। उसने कहा कि बालक पहले लिखेगा फिर पढ़ेगा। तो ध्यान, सुनना बोलना तो सही था, लेकिन साथियों पहले पढ़ने के स्थान पर पहले लिखना कर दिया और लिखने के स्थान पर पढ़ना कर दिया। यह इटली के मनोवैज्ञानिक भाषाविद मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। तो ध्यान रखें मेरे भाइयों, ये थे हमारे सीखने के कौशल। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो सोचियो, अपने को क्या क्या सीखना है, क्या क्या नहीं, सब अपन बात करेंगे, आप भरोसा रखिए एक एक चीज पर। अब दोस्तों हम जब हिंदी भाषा की बात करें तो यह एक बोलियों का सम्मिश्रण है। इसमें अनेक बोलियां हैं दोस्तों। मुख्य रूप से हिंदी में 18 बोलियां मानी जाती है। ध्यान रखना 18 बोलियां हैं। मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं साथियों, कहीं कहीं पर आपको 22 लिखा हुआ मिल सकता है, जबकि मुख्य रूप से 18 ही है। और इनको 5 वर्गों में या 5 समूहों में विभाजित किया गया। तो आप आराम से सीखते हुए चले मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा कैसे विभाजित किया गया है 5 समूह में। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली को पूर्वी हिंदी कह दिया। यह हिंदी की ही बोलियां मेरे भाइयों, तो पूर्वी हिंदी कह दिया। ध्यान रखना, पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली। उसके बाद में दोस्तों पूर्वी क्षेत्र से ऊपर वाला जो भाग है भारत का, वो बिहार बंगाल का था। तो बिहार वाले क्षेत्र में जो बोली गई उसका नाम कर दिया बिहारी। ढंग से समझना मेरे भाइयों, बिहारी। और बिहार के आगे की ओर दोस्तों जहां हमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, उनका नामकरण कर दिया पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी, ढंग से समझना मेरे भाइयों, गलत मत करना, पहाड़ी हिंदी। और साथियों इस पहाड़ी और बिहारी के दोस्तों हमारे पश्चिम वाला क्षेत्र जो है, दक्षिण पश्चिम पश्चिम वाला क्षेत्र, उसका नामकरण कर दिया पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और साथियों हमारे राजस्थान में गुजरात के ऊपर वाला भाग, और यह जो है इसका कर दिया राजस्थानी। ध्यान रखना, राजस्थानी। तो इस राजस्थानी हिंदी यह 5 समूहों में बांटा गया साथियों। अब ध्यान रखना मेरे भाइयों, बिहार वाला क्षेत्र जो है हमारे प्रारंभिक काल में मगध साम्राज्य यहां पर था। क्या था? मगध साम्राज्य। इसलिए दोस्तों इस बोली को मागधी भाषा के नाम से जाना गया। कंसेप्ट क्लियर रखना मेरे भाइयों, बिहार वाले क्षेत्र में मगध साम्राज्य का विस्तारित भाग होने के कारण इसको मागधी कहा गया। और साथियों इस ध्यान रखना, इसे कहा गया मागधी। और जब ये मगध साम्राज्य आगे विस्तृत हुआ और साथियों मथुरा तक फैला, यानी पूर्वी हिंदी में आगरा में आगरा के पास मथुरा तक ये दोस्तों भाषा विकसित हुई, तो 2 भाषाओं का सम्मिश्रण हो गया। इसलिए साथियों मगध और मथुरा के बीच की जो जन भाषा थी उसको साथियों नाम दे दिया गया अर्ध मागधी। ढंग से समझना मेरे भाइयों, अर्ध मागधी कहा गया। एक एक बात का कंसेप्ट क्लियर रखना, अर्ध मागधी कहा गया। और साथियों ये जो पहाड़ी है
ये पहाड़ वाले इलाकों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को पहाड़ी कह दिया। पश्चिमी हिंदी दोस्तों पश्चिमी भारत में राजस्थान के पूर्व की ओर बोली जाने वाली जो भाषाएं थी उनको पश्चिमी हिंदी में डाला गया बोलियों को, और राजस्थानी वाले को राजस्थानी में। तो साथियों ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो इनकी अलग अलग बोलियां हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, बिहारी। बिहारी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, बोलियां थी? तो इसमें 3 बोलियां मुख्य थी। एक थी मेरे भाइयों भोजपुरी, भोजपुरी। दूसरी थी मगही, मगही, ध्यान रखना मगही। और तीसरी मेरे साथियों थी हमारी मैथिली। ध्यान रखना दोस्तों, मैथिली किन्हें कहते हैं, मैथिली या मैथिली, ध्यान रखना। ये 3 बोलियां बिहारी में बोली जाती थी, मागधी में, भोजपुरी, मगही, मैथिली। दोस्तों उधर जो है हमारे ये पूर्वी हिंदी में ध्यान रखना कौन कौन सी बोलियां बोली जाती थी। तो यहां पर हमारी थी, एक तो साथियों थी बघेली, बघेली। दूसरी मेरे साथियों थी अवधी, अवधी। और तीसरी साथियों छत्तीसगढ़ी। मैं नीचे लिख रहा हूं मेरे भाइयों, छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी में बोली जाती, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में 3, बघेलखंड वाले क्षेत्र में बघेली, अवध वाले क्षेत्र में अवधी, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी में शामिल हुई। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब दोस्तों पहाड़ी में देखना, पहाड़ी में इलाके में कौन सी थी? दोस्तों उत्तराखंड में आपको पता है कुमायूं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र है, तो गढ़वाल से बन गई गढ़वाली, गढ़वाली। पहली थी दोस्तों गढ़वाली, दूसरी थी मेरे भाइयों कुमाऊनी, कुमायूनी या कुमाऊनी, और तीसरी साथियों थी पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। यानी गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूं क्षेत्र उत्तराखंड में कुमायूनी, और साथियों पश्चिम वाले पहाड़ी इलाके में, हिमाचल प्रदेश वाले में पश्चिमी पहाड़ी। अब दोस्तों पश्चिमी हिंदी यहां पर देखना कौन कौन सी थी? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बुंदेली, बुंदेली साथियों, बुंदेली। और कन्नौजी, कन्नौजी। ब्रज, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली और बांगरू। ये दोस्तों 5 बोलियां थी हमारी पश्चिमी हिंदी में मुख्य रूप से। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र बुंदेली, कन्नौज वाले इलाके में कन्नौजी, ब्रज क्षेत्र में ब्रज, और खड़ी बोली को खड़ी बोली हमारे दोस्तों भरतपुर ब्रज क्षेत्र के आसपास, और बांगरू जो है बांगरू प्रदेश में। ये दोस्तों 5 बोलियां थी। और ध्यान रखना दोस्तों, ये तो बिहारी तो थी मागधी, पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी, और ये तीनों जो है मथुरा व राजस्थान के गुर्जर क्षेत्र के आसपास का जो सूरसेन क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था वो सौरसेनी कहलाया। तो ये दोस्तों भाषाएं बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों राजस्थानी में देखो मारवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, मालवी। दोस्तों मालवा प्रदेश की बोली मालवी राजस्थानी में इंक्लूड थी। मेवाड़ी, मेवाड़ी। और चौथी दोस्तों हमारी मेवाती। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहते हैं दोस्तों, मेव जाति के कारण, तो मेवाती। हाड़ोती, हाड़ोती। और दोस्तों ध्यान रखना वागड़ी। ये बोलियां हमारे राजस्थानी में थी। तो इस प्रकार दोस्तों ये हिंदी को 18 मुख्य बोलियों में विभाजित किया गया था। समझ में आ गया होगा? आराम से दोस्तों लिखिएगा। ये मागधी, ये अर्धमागधी, ये तीनों सौरसेनी से मानी गई। अब दोस्तों इनमें हमारी जो हिंदी मानक भाषा है इसका रूप किस बोली से विकसित हुआ? तो ध्यान रखना इन बोलियों में सबसे शुद्ध बोली मानी गई साथियों खड़ी बोली को। ध्यान रखना सबसे शुद्ध बोली कौन सी है? खड़ी बोली मानी गई। और खड़ी बोली को सबसे शुद्ध माना गया तथा खड़ी बोली प्लस, इसे धन कहते हैं दोस्तों हिंदी में, ध्यान रखना गणित में प्लस है ये, आप गलत मत समझे, समझने का प्रयास करें, धन कहते हैं। तो खड़ी बोली और दोस्तों ब्रज का मिश्रण से ही क्या बनी मेरे भाइयों? हिंदी का मानक भाषा रूप बना। आपको पूछ लेगा कि आज जो हमारी हिंदी भाषा उसका मानक स्वरूप किस बोलियों से बना? तो खड़ी बोली व ब्रज भाषा के मिश्रण से बना। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों?
चलिए, यह बात हमारी होती है हिंदी के हमारे विशेषताओं, भाषा के विशेषताओं और भाषा की बोलियों से। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत भाषा मानी जाती है। संस्कृत को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले वो देखो, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास कैसे होता दोस्तों, देखो सभी भाषाओं की जननी देववाणी संस्कृत है और संस्कृत से ही शुरुआत होती है साथियों हमारे भारत में भाषाओं का। भारत में हिंदी भाषाओं की शुरुआत, भाषाओं की शुरुआत संस्कृत से होती है। तो सबसे पहले दोस्तों वो संस्कृत जो थोड़ी कठिन स्वरूप में थी और साथियों उनमें वेद पुराण उपनिषद लिखे गए, तो वो कहलाई वैदिक संस्कृत। तो ढंग से समझना मेरे भाइयों, सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत और यह वैदिक संस्कृत जो है मुख्य रूप से साथियों 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। और इसमें दोस्तों वैदिक साहित्य की रचना हुई, जिसमें वेद पुराण उपनिषद उनकी रचना दोस्तों हुई वैदिक संस्कृत में। लेकिन दोस्तों ये कठिन होने के कारण सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर था, इसलिए आगे चलकर इस वैदिक संस्कृत में लोगों की आम भाषा के रूप में थोड़ा सुधार किया गया और उस भाषा को कहा गया दोस्तों लौकिक संस्कृत। ढंग से सुना, लोक का मतलब आम जन, तो लौकिक संस्कृत कहा गया साथियों। और ध्यान रहे मेरे यारों, लौकिक संस्कृत जो है आगे चलकर 800 से 500 ईसा पूर्व तक चलती है और इसे दोस्तों भारतीय इतिहास में महाकाव्य काल की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समझने के लिए इस समय दोस्तों रामायण व महाभारत की रचना जो है दोस्तों इस लौकिक संस्कृत में होती है। तो यह ध्यान रखना, पहले संस्कृत सभी भाषाओं की जननी, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर दोस्तों लौकिक संस्कृत। इसके बाद दोस्तों हमारे भारत में धार्मिक अभ्युदय होता है जिसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म आते हैं। तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म की जो भाषा है दोस्तों वो यहां पर आती है फिर लौकिक संस्कृत के बाद में पाली भाषा। ध्यान रखना, पाली भाषा जो बौद्ध धर्म की है मेरे भाइयों, ध्यान रखना बौद्ध धर्म की है। और यह भाषा जो है साथियों पाली भाषा कहलाई और इस भाषा को मागधी भाषा कहा गया क्योंकि मगध साम्राज्य के आसपास विकसित हुई थी। तो दोस्तों यह पाली भाषा आई, बौद्ध धर्म की थी। यह साथियों 500 से लेकर के लगभग 1 ईस्वी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली। समझ में आएगा दोस्तों, 500 से लेकर के 1 ईस्वी तक चली। इसके बाद में दोस्तों थोड़ा ये क्षेत्र जब आगे बढ़ा तो महावीर स्वामी की प्राकृत भाषा आई साथियों जैन धर्म की, जो जैन धर्म की थी। और इस भाषा को साथियों अर्धमागधी कहा गया, अर्धमागधी भाषा कहा गया। ध्यान रखना, क्योंकि ये दोस्तों धीरे धीरे साम्राज्य फैला, इस भाषा का क्षेत्र फैला, तो मथुरा और मगध के बीच का क्षेत्र अर्धमागधी कहलाया और यह भी लगभग इसी समानांतर समय में रहती है। आगे चलकर दोस्तों धीरे धीरे विदेशियों का, अरब आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है और साथियों दिल्ली में, भारत में मध्यकाल के समय ध्यान रखना सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य चलता है। तो भाषा चलती है दोस्तों फारसी भाषा। ध्यान रखना, फारसी भाषा राजकीय भाषा बनती है सल्तनत काल की और इसी फारसी भाषा से निकला हुआ शब्द है साथियों हिंदी। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी स्वयं किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। और इसका उल्लेख दोस्तों, हिंदी शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है वो ध्यान रखना फारसी भाषा का लिखा हुआ एक ग्रंथ है दोस्तों जफरनामा। क्या नाम है उसका? जफरनामा मेरे भाइयों। यह ग्रंथ लिखा हुआ है सैफुद्दीन यजदी का, सैफुद्दीन यजदी का ग्रंथ है। ध्यान रखना भाइयों, सैफुद्दीन यजदी। इस ग्रंथ में, जफरनामा ग्रंथ में फारसी भाषा का शब्द ये हिंदी मिलता है और लगभग दोस्तों ध्यान रखना मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदी भाषाओं का विकास होना शुरू हो जाता है। तो यह दोस्तों हिंदी भाषा का हमारा विकास है। समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। चलिए अब दोस्तों देखो, यह तो हुई हमारी भाषा। अब दोस्तों अपन देखेंगे किसी भी भाषा
को किस समझने के लिए कौन कौन सी जरूरत पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये ध्यान रखना, भाषा के कितने रूप हैं, तो 2 रूप है दोस्तों भाषा के, और प्रकार पूछ ले तो 3 है मेरे साथियों। हिंदी भाषा हो चाहे कोई भी भाषा आपको पूछ ले कि भाषा के कितने रूप, तो 2 रूप और प्रकार 3। ऐसे कैसे साथियों, ध्यान रखना। पहला रूप जो है दोस्तों मौखिक भाषा, ध्यान से सुनना, मौखिक भाषा, और दूसरा दोस्तों लिखित भाषा, ढंग से समझना, लिखित। इसमें दोस्तों यह तो शामिल ही रहेंगे। तीसरा आ जाता है सांकेतिक प्रकार, ध्यान से सुनना, सांकेतिक भाषा। देखना मेरे भाइयों, भाषा की शुरुआत मुख से हुई, इसीलिए इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिसमें विचारों का प्रकट मुख से बोलकर किया जाता है वो मौखिक है। इसीलिए भाषा की प्रारंभिक या मौलिक शुरुआत मौखिक भाषा से मानी जाती है, और वही प्रकार यहां पर आएगा, यानी मुख से बोल करके अपने विचारों को प्रकट करना। फिर दोस्तों अब देखो, भाषा आपको पता है वैदिक साहित्य को दोस्तों श्रुति साहित्य कहते हैं, क्योंकि ये सुन सुन करके लिखा गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन सुनकर बोल बोलकर ट्रांसफर होता रहा। लेकिन दोस्तों फिर ऐसा माना गया कि एक भाषा का जो स्वरूप जो है उसको अपन लिख एक स्थिरता प्रदान करें, स्थायित्व बनाए रखे साहित्य की दृष्टि से। और दोस्तों इसमें जो कह सकते हैं अपन दूरगामी कहीं भेजना हो तो भी अपन उस दूसरे माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो दूरगामी परिणाम व स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिखित भाषा रूप को अपनाया गया। और ध्यान रखना दोस्तों, तीसरी है जो प्रकार जो है वो सांकेतिक, यानी संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जो सोशल मीडिया पर इमोजी का प्रयोग करते हैं तो वो एक सांकेतिक भाषा है। छोटा बच्चा जब दूध पीने के लिए दोस्तों मां को इशारे करता है तो वो एक सांकेतिक भाषा है, तो ये प्रकारों में आ जाती है। दोस्तों मौखिक को सबसे सरल भाषा माना जाता है, सबसे सरल है मौखिक, लेकिन सांकेतिक को सबसे कठिन माना जाता है, सबसे कठिन। क्यों भाई? क्योंकि इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं होती है साथियों। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संकेत बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। यह भाषा के 2 रूप और भाषा के 3 प्रकार। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखो, एक होती है व्याकरण। व्याकरण ये क्या होता है साथियों, ढंग से समझना। सबसे पहले तो व्याकरण शब्द जो है दोस्तों, वी उपसर्ग है प्लस आ उपसर्ग है साथियों, और संस्कृत में बोले तो क्री धातु है दोस्तों, लेकिन यहां पर ध्यान रखना करण शब्द है। ध्यान रखना वी आ और करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से समझना। दोस्तों व्याकरण शब्द वी उपसर्ग पर आ उपसर्ग पर करण से मिलकर बना, जिसका अर्थ है भली प्रकार से समझना। कभी आपसे पूछा जाए भली प्रकार से समझना, लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर ये व्याकरण है क्या, तो ध्यान रखना वो ग्रंथ या वो विद्या, ध्यान रखना विदा या विद्या जिसके माध्यम से किसी भी भाषा की व्याख्या की जाए, विवेचना की जाए, विश्लेषण किया जाए, उसे साथियों व्याकरण कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी भाषा को समझने के लिए वो विद्या जो उस भाषा की व्याख्या करे, विवेचना करे या विश्लेषण करे, वो दोस्तों व्याकरण कहलाती है। समझ में आ गया साथियों? यह व्याकरण जो है दोस्तों एक निश्चित नियमों का अनुसरण करती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि, नाम ध्यान रखना दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने इस व्याकरण को एक उपनाम से नवाजा। दोस्तों इन्होंने महाभाष्य ग्रंथ लिखा था, इसलिए उन्होंने महाभाष्य ग्रंथ में कहा कि व्याकरण क्या है, शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन है, यानी व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी। ध्यान रखना साथियों, शब्दानुशासन का मतलब शब्दों को अनुशासन में रख करके अनुसरण करे, वो है व्याकरण। तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलिए अब दोस्तों देखो, एक एक शब्द को क्लियर करवाएंगे, आप चिंता ना करें। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है लिपि।
यह क्या होती है साथियों? देखो, सामान्य रूप में किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाती है, यानी उसको किस तरह से लिखा जाएगा सामान्य रूप में। लेकिन अगर अपन परिभाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई यानी ध्वनि से लेकर के ध्वनियों के मेल से शब्द, पद और वाक्यों को लिखने का एक निश्चित लिखित प्रतीक चिन्हों की जो व्यवस्था होती है वो दोस्तों, यानी इन्हीं भाषा की किसी भी भाषा की ध्वनियों या वर्णों को लिखने के लिए एक दोस्तों लिखित प्रतीक चिन्हों की जो निश्चित व्यवस्था होती है उसे अपन लिपि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारतीय लिपि जो हमारी हिंदी की जो लिपि है, गुजरात के ब्राह्मणों को दोस्तों देव रूप की उपाधि थी, तो ब्राह्मणों के द्वारा जो नागर जाति के ब्राह्मण थे उन्होंने विकसित किया, इसलिए हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि कहलाती है, देवनागरी लिपि है। सवाल दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि और कौन सी भाषा है जिनकी लिपि देवनागरी है, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं दोस्तों, उनमें 4 भाषाओं की लिपि देवनागरी है। कौन कौन सी? सबसे पहले दोस्तों गोवा में जो गोवा क्षेत्र को कोंकण क्षेत्र कहते हैं, इसलिए गोवा में जो बोली जाती है उसे भाषा है उसे कहते हैं कोंकणी, और दोस्तों संविधान में इसको स्थान प्राप्त है यह कोंकणी। दूसरी साथियों महाराष्ट्र में बोला जाता है मराठी, तो ध्यान रखना इस मराठी भाषा को। तीसरी दोस्तों संस्कृत और चौथी साथियों नेपाल के आसपास की बोली या भाषा नेपाली। ध्यान रखना नेपाली को भी संविधान में स्थान प्राप्त है साथियों, गलत मत करना। इन चारों भाषाओं की लिपि भी क्या है? देवनागरी है, हिंदी के साथ साथ में। तो मेरे भाइयों उम्मीद करता हूं आपको हर शब्द समझ में आया होगा। पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूं, और साथियों आपसे हाथ जोड़कर विनती है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाएं, सब्सक्राइबर करें, शेयर करें और अपने इस भाई का मनोबल बढ़ाएं। जितनी मैं दोस्तों आपके लिए प्रयास कर रहा हूं उस प्रयास में इतना हौसला दें कि आपके लिए आपका भाई हरदम तैयार रहे। थैंक यू वेरी मच। इसमें दोस्तों ये पहली क्लास है, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दें, क्या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। दोस्तों मैं कोई हिंदी का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, केवल गाइडेंस करने का काम कर रहा हूं एक टीचिंग के माध्यम से, इसलिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। थैंक यू वेरी मच।